सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। चलिए आत्मबंधन सभी को शुरू करते हैं। लॉ ऑफ वन, एक का कानून, एक का नियम या कहें एक का तरीका। ये जो चैनलिंग थी ये रिकॉर्ड हुई है 22 फरवरी 1981 को। और जैसा कि कहा जाता है कि इस किताब में दी गई समस्त जानकारी आप जान सकते हैं, आप मान सकते हैं, या आप इसको सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। ये आपकी पूरी तरह से फ्री विल पे रहेगा, क्योंकि ये अनंत रचयिता के द्वारा दिया गया है। और अगर आप इस सामग्री का उपयोग अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। साथ में ये भी कहा जाता है कि इस बुक का अनुवाद अगर आप किसी अपनी भाषा में करके अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये भी आपकी फ्री विल है और आप ऐसा कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। सेशन का 28वां सत्र है। इसमें रा कहते हैं मैं रा हूँ। अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अब मैं संवाद करता हूँ। चूंकि ये कार्ला के माध्यम से बोल रहे हैं तो ये बार बार बोलते हैं कि मैं रा हूँ, मैं रा हूँ मीन्स कार्ला नहीं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर डॉन कहते हैं कि मैं शायद अपनी योजना को बदल रहा हूँ और आज कुछ असफल शुरुआत है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूछताछ के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश है कि कैसे सब कुछ एक है और कैसे एक अनंत बुद्धिमानिता से आता है। मेरे लिए यह करना मुश्किल है, इसलिए कृपया सवाल पूछते समय मेरी गलतियों को माफ कीजिए। तो डॉन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखिए हम जो संवाद कर रहे हैं ना, रॉ से बोल रहे हैं, हम जो संवाद कर रहे हैं उसका स्पष्ट एक ही मीनिंग है कि जो अनंत रचयिता है ना, ये कैसे एक का कानून कैसे लागू कर रहे हैं और ये सब कैसे जो हो रहा है ये अनंत रचयिता से कैसे हो रहा है, कैसे ये सब निर्माण हो रहा है, जो सृष्टि हो रही है कैसे हो रहा है, हम बस यही स्पष्ट करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और अगर उसमें कुछ त्रुटि हो तो आप उसको नजरअंदाज करें, आप उसको माफ करें, इस तरह से वो कहते हैं। आगे डॉन कह रहे हैं मेरे पास अभी इस प्रक्रिया की अवधारणा है जिसमें उन दोनों का इस्तेमाल है, यानी कि जो आपने बताया है और कुछ डीवी लार्सन की उस सामग्री से है जिसका लेना देना भौतिक विज्ञान की प्रक्रिया से है। मेरे पास एक अवधारणा है कि अनंत बुद्धिमानी का हर जगह सभी स्थानों में बाहर की ओर से चलता है और यह बाहर की ओर हर दिशा में समान रूप से फैलता है, जैसे कि एक गुब्बारा या बुलबुला जो कि हर जगह हर बिंदु से बाहर की ओर फैलता है। यह बाहर की ओर फैलता है जिसे इकाई वेग या प्रकाश वेग कहते हैं, और यह लार्सन की प्रगति का विचार है जिसे यह स्थान या समय कहते हैं। क्या यह अवधारणा सही है?
तो यहाँ पे डॉन पूछ रहे हैं, डॉन का सीधा सीधा कहने का जो मतलब है वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि एक तो आपने बताया, और एक लार्सन, वीवी लार्सन जो है वो कुछ कह रहे हैं कि ये जो संसार के बारे में जो बता रहे हैं, तो आप दोनों की बात अगर मैं देखूं तो आप ये कह रहे हो कि जो कुछ है ये भौतिक विज्ञान मतलब साइंस जो है ना, विज्ञान, उसका उसकी एक प्रक्रिया है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अनंत रचयिता जो है ना, अगर वो कुछ सोचता है, तो जैसे हम एक गुब्बारे को फुलाते हैं, जब उसमें हवा को हम ब्लो करते हैं तो गुब्बारा कुछ ऐसे फूलता है, मतलब वो ऐसा नहीं कि एक जगह से फूल गया और एक जगह से पिचका रह गया, नहीं, वो बराबर मात्रा में बिल्कुल ऐसे सभी जगहों से एक समान फैलेगा। तो उसकी जो सोच है वो किसी एक दिशा में ना जाकर सभी दिशाओं में जाती है। जैसे आपने पानी का बुलबुला देखा होगा, तो पानी का बुलबुला कैसे होता है, गोल होता है, कभी भी चपटा या आड़ा टेढ़ा ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा गोल, माने सारे पॉइंट्स पे वो बाहर की साइड फैला हुआ रहेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने समझी है अवधारणा कि अनंत रचयिता के एक के ज्ञान के बारे में, क्या ये सही है? तो राव बोलते हैं यह अवधारणा गलत है। जैसे कि एक अनंत बुद्धिमानिता की कोई भी अवधारणा है, यह अवधारणा एक विशेष लोगोस या प्रेम या रचयिता के फोकस के संदर्भ में सही है, जो कि अपनी प्राकृतिक नियम चुनता है और उसे गणितीय या किसी और तरीके से व्यक्त करता है। अब यहाँ पे ना सीधे सीधे राणे बोल दे नहीं भैया ये अवधारणा अभी तो गलत है। हाँ, इस अवधारणा को आप अनंत रचयिता के प्रेम या उसके रचयिता के फोकस पे या लोगोस, अब यहाँ लोगोस शब्द आया है, ये क्या है? तो लोगोस लाइक अ सेंट्रल सन, जैसे अनंत रचयिता ने क्या करा, सभी जगहों से एनर्जी को इकट्ठा करके एक सेंट्रल सन बना दिया, तो वो जो सेंट्रल सन है वही हमारा लोगोस है। अगर हम सबने आकाश गंगा देखी हो तो आकाश गंगा के बीचों बीच में एक बड़ी सी रोशनी दिखती है, वही लोगोस है और वही हमारा सेंट्रल सन है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने बताया है ना, जो आपने अवधारणा बताई है डॉन ने, वो सही नहीं है। लेकिन अगर आप अनंत रचयिता के प्रेम की बात करें या लोगोस की बात करें, या फिर अगर आप ये कहें कि ये रचयिता का फोकस है, तो इस बारे में ये अवधारणा सच हो सकती है कि सेंट्रल सन कुछ ऐसे था और जब वो रोशनी फैला रहा तो वो कुछ इस तरह से, मतलब सभी दिशाओं में वो जा रही है। सेम जो अनंत रचयिता का जो प्रेम है ना, वो एक दिशा में नहीं है, वो सभी दिशाओं में फैल रहा है। उसका जो फोकस है ना, वो एक दिशा में नहीं, वो सभी दिशाओं में हो रहा है। तो जो आपने गुब्बारे का एग्जाम्पल दिया, जो बुलबुले का एग्जाम्पल दिया, वो वैसे तो सही नहीं है, लेकिन हाँ, अनंत रचयिता के प्रेम, उसके फोकस और उसके लोगोस के बारे में अगर आप कहेंगे तो ये सही है। राव बोल रहे हैं कि एक अविभाजित अनंत बुद्धिमानिता अध्रुवित पूर्ण तथा संपूर्ण रहस्य से भरे जीव का मैक्रोकॉस्म है। मैक्रोकॉस्म मतलब संपूर्ण संसार, एक पूरी दुनिया। हम एक के कानून के संदेशवाहक हैं। एकता के समझदारी का लगभग अनुमान ही लगाया जा सकता है, इसे किसी भौतिक विज्ञान में दर्शाया नहीं जा सकता, बल्कि स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से अनंत बुद्धिमानिता को सक्रिय या शक्ति प्रदान किया जा सकता है। इसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है, हालांकि जो समझदारी हमें साझा करना है वो रहस्य से शुरू होकर रहस्य पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे रॉ ये बात कह रहे हैं कि भैया जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना क्वेश्चन का, कि कैसे अनंत रचयिता ये रचनाएं कर रहा है, कैसे एक के कानून को हम स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अनंत रचयिता के, तो यहाँ पर रॉ ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जो अनंत रचयिता है ना, वो अविभाजित है ना, और उसका कोई ध्रुवीकरण नहीं है, मतलब वो अद्वितीय है, वो एक है, वो पूर्ण है, वो संपूर्ण है, और यूं कह लो कि इस रहस्य से भरे हुए जीवों का एक पूरा संसार है, मैक्रोकॉस्म है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। और साथ में वो ये बता रहे हैं कि जो एकता की जो समझदारी है ना, जो एक का कानून है या जो उसकी समझदारी है, उसको आप अनुमान लगा के समझ सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं कोई इसको भौतिक विज्ञान या साइंस के माध्यम से समझाए, तो ये संभव नहीं है। हाँ, ये स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से अनंत बुद्धिमानिता को शक्ति या सक्रिय प्रदान किया जा सकता है। फ्री विल है हमारी, हम उसको छोड़ दें उसी के उस पे,
जैसे वो बता रहे हैं प्रेजेंट हो रहा है वैसे मान ले, लेकिन भौतिक विज्ञान के माध्यम से इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। आज भी अगर हम किसी चीज को इस तरह से बताने जाएं तो लोग हमारी बात पे विश्वास थोड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि एक का जो कानून है वो कैसे है, वो हमारे अनुमान पे चलता है, ना कि उसमें कोई मैथमेटिकल वे में आप उसको समझा नहीं सकते हो। फिर वो ये कह रहे हैं कि हम जो समझदारी एक दूसरे को साझा कर रहे हैं ना, रॉ जो समझदारी की वाली बातें बता रहे हैं, अनंत रचिता का एक का कानून जो बता रहे हैं, वो पूरा रहस्य से भरा हुआ है। रहस्य से ही शुरू होता है और रहस्य पे ही जाके खत्म हो जाता है। तो हम देख भी रहे हैं, हम इतने सारे सेशन सुने हैं, तो हमें बहुत कुछ इसमें रहस्यमय लगता भी है। आगे चलते हैं। डॉन कह रहे हैं ओके खैर कोई बात नहीं, कल हमने प्रकाश के रंगों पर विचार किया था। आपने कहा था कि आपके ब्रह्मांड की कंपन्नता के पैटर्न की जो प्रकृति है वो मूल सामग्री या प्रकाश पर रखी विन्यास पे निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि चाहे इस ब्रह्मांड की बात कर लो, चाहे किसी और ब्रह्मांड की बात कर लो, चाहे किसी की बात कर लो, सब कुछ जो है वो प्रकाश, रंग और उनकी कंपन्नता से ही बना हुआ है। प्रकाश से बना है, उनके रंगों से बना है, और उसमें जो कंपन हो रहा है ये उसी से बना हुआ है। तो प्रेम के फोकस से अपने बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग करके माया या घनत्वताओं के पैटर्न्स बनाते हैं। मतलब वो जो अनंत रचिता है ना, उसका जो प्रेम का फोकस है, मतलब उसके जो दिल की जो धड़कने है ना, वही कंपन है, वही प्रेम है। और उस प्रेम पे फोकस जब वो हो गए, तो उस प्रेम पे फोकस हो जाने से उन्होंने अपनी बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग किया, और उससे बहुत सारी माया, ये जो हम बोलते हैं ना, ये संसार एक माया है, सब कुछ माया है, वो माया की रचना भी वैसे ही हुई है। और जितने भी डायमेंशंस हैं, जितनी भी घनत्वताएं हैं, वो भी इसी तरह से रची गई हैं। जैसे हम अभी थर्ड डायमेंशन में है, तीसरी घनत्वता में है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, या कोई घनत्वता हो, ये सब कुछ अनंत रचयिता का जो प्रेम है ना, उसकी जो दिल की धड़कने है ना, ये वहीं से फोकस होने पे उनकी जो बुद्धिमान ऊर्जा है उसके माध्यम से ये रची गई है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं वो। फिर वो कह रहे हैं कि आप, डॉन ऐसा बोल रहे हैं रॉ से कि आप ये इस पे कुछ बता रहे थे, लेकिन इसके बाद की जानकारी के बारे में आपने कहा था कि आपको यह बताकर खुशी होगी, परंतु अभी समय की कमी है। तो क्या आप इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं? तो डॉन बोल रहे हैं कि आपने इसके बारे में कुछ बताने को कहा था, बट समय अभाव से बता नहीं पाए थे, तो क्या अब आप जानकारी दे देंगे? तो रॉ बोल रहे हैं कि इस जानकारी पर चर्चा करने से पहले हम उस विशेष तरीकों के बारे में समझेंगे जो एक ध्वनि कंपनता परिसर डीवी ने दी थी। यह अनंत बुद्धिमानिता के दूसरे अर्थ में सही है। ठहराव। तो जो ठहरी हुई ऊर्जा है ना, उसके लिए एक प्रेरणा चाहिए, एक उत्प्रेरक जब तक नहीं आएगा, वो ठहरी हुई ऊर्जा जो है वो वैसे ही रहेगी। और इस तरह से इसमें ये बताया गया है। यह जानकारी आपके पर्यावरण के गतिशील आकार के निरीक्षण की स्वाभाविक प्रगति है। आप प्रत्येक रंग या किरण को जीवित प्राणी समझ सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि बुद्धिमान ऊर्जा का एक बहुत ही विशिष्ट और सटीक विभाजन होता है और अनंत बुद्धिमानी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक किरण का पहले अन्य संबंध में निरीक्षण किया जाता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे बस वो ये कह रहे हैं कि आपके ब्रह्मांड में या आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ चेंज हो रहा है ना, वो उसके तरंगों की वजह से ही हो रहा है। परिवर्तनशीलता जो है वो तरंगों के परिवर्तन की वजह से ही है। ये अनंत ब्रह्मांड के उस हृदय की धड़कनों पे जो वो फोकस कर रहा है, वो प्रेम पे जो फोकस कर रहे हैं, तो बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग करके ही ये सब कुछ हो रहा है। आगे देखते हैं। यह जानकारी यहाँ सहायता की हो सकती है कि हम गैर विशेष रूप से यानी नॉन स्पेसिफिकली बोलते हैं, ताकि उसकी प्रकृति के बारे में आपके अवधारणा की गहराइयों को बढ़ाया जा सके।
मतलब वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो विशेष नहीं है, क्योंकि अगर वो विशेष बोलेंगे तो हम विशेष की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हम अगर कोई ऐसी बात बताएंगे जो विशेष नहीं है, तब आप उसकी गहराइयों तक जाके समझ सकेंगे। जिस ब्रह्मांड में आप रहते हैं वह अनंत बुद्धिमानिता के प्रत्येक भाग का एक सार है। मतलब वो जो अनंत रचिता है ना, उसी का एक पार्ट है ये पूरा ब्रह्मांड। इस प्रकार आप देखेंगे कि भौतिकी और आध्यात्मिक क्षेत्रों में समान तरह के पैटर्न्स दोहराए गए हैं। किरणें या प्रकाश के जीवों का विभाजन, जैसे कि आप अंदाजा लगाएंगे उन क्षेत्रों का जिसे आप भौतिकी माया कहते हैं, जो कि रोटेट होता है, कांपता है, या उस प्रकृति का होता है जिसे गिना जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो चीज जैसी है वो वैसी होने की वजह, मतलब वो वैसी क्यों है, वो वैसी इसलिए है कि तरंगे जो है ना, देखो सीधी सी बात उन्होंने ये बोला है कि जो पूरा ब्रह्मांड है ना, अभी आगे वो उसको और बताएंगे, उसको और सिग्निफिकेंस उसका करेंगे। कहना वो ये चाह रहे हैं जो चीज जैसी है वो वैसी क्यों है, क्योंकि जो तरंग, जिस तरंग के माध्यम से वो बनी है ना, उसमें अभी भी कंपन हो रहा है, वो अभी भी रोटेट हो रही है, और वो अभी भी गतिशील है। इसलिए कोई वस्तु जैसी है उसके होने का रीजन सिर्फ तरंगों में बदलाव है। तो आगे वो कह रहे हैं कि क्योंकि उसको हम भौतिकी में गिन सकते हैं, उसको हम वर्गीकृत कर पा रहे हैं, जो हम भौतिक जगत में देख रहे हैं। कुछ पदार्थों में आंखों से दिखाई देने वाली कई प्रकार की किरणें होती हैं जो भौतिक रूप से मैनिफेस्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस मोबाइल की बात करूं, तो ये जो मोबाइल है, ये एक एनर्जी है, एक कंपन, एक तरंग है, तरंगों में कंपन हो रहा है, उस कंपन से एक प्रकाश बन रहा है, और वो प्रकाश जब सघन होता गया तो वो एक पदार्थ या तत्व के रूप में आया, और उसने इस, ये कोई भी चीज हो सकती है, मोबाइल में कुछ भी, प्लास्टिक हो सकता है, उसने इस तत्व का रूप ले लिया। अब ये चीज ऐसी क्यों है, क्योंकि जिस तरंग से ये बनी है वो तरंगे ऐसी है, इसलिए ये चीज ऐसी है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो भौतिक रूप में जो मैनिफेस्ट हो गया, जो तरंगे भौतिक रूप में हम देख पा रहे हैं ना, तो वो जो देख पा रहे हैं वो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जो प्रकाश की किरणें है ना वो उस तरह से प्रदर्शित हुई है, इसलिए हम उनको भौतिक रूप में मैनिफेस्ट वो हो गई और हम उनको देख पा रहे हैं। और जिन तरंगों को हम नहीं देख पा रहे हैं, लाइक अगर हम एक पदार्थ के सबसे छोटे से कण की बात करें, तो उस छोटे से कण में भी एक न्यूक्लियर होता है, फिर न्यूक्लियर के अंदर जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फोटॉन मिलेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और जो उदासीन कण को क्या बोलते हैं, वो सब हमको देखने को मिलेंगे, तो वो उस डीप में है। बट कहीं कहीं पे हम किरणों के माध्यम से भौतिक जगत में चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि भौतिक रूप में, जैसे कि आपके क्रिस्टलीकृत खनिजों के प्रकृति में स्पष्ट होता है ये, जिसे आप मूल्यवान मानते हैं। और लाल मणि या अन्य क्रिस्टल, जो हमारे क्रिस्टल्स है ना, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये वैसी किरणें हैं जो भौतिक रूप में मैनिफेस्ट हुई हैं, जिनको हम भौतिक रूप में देख पा रहे हैं, जैसे आपका लाल रूबी यानी लाल मणि, रेड रूबी या डायमंड। आई होप मैं समझा पाई इसको। तो आगे देखते हैं, आगे डॉन कह रहे हैं कि यह प्रकाश जो संपन्नता के परिणाम स्वरूप हुआ है, जो कि प्रेम का परिणाम है। मैं पूछने जा रहा हूँ कि क्या यह बयान सही है, तो क्या यह सही है? तो डॉन पूछ रहे हैं कि देखो, ये जो आप प्रेम, मतलब ये जो संपन्नता का जो परिणाम है ना, मतलब अनंत रचिता का दिल धड़का, उसने उस पे फोकस किया, अब वो जो कंपन पैदा हुई ना, उस कंपन्नता के परिणाम स्वरूप प्रकाश पैदा हुआ, तो क्या ये बयान, ये स्टेटमेंट सही है? तो रॉ बोल रहे हैं हाँ, ये बयान एकदम सही है। फिर डॉन पूछ रहे हैं, ठीक है, यह प्रकाश तब सघन होकर पदार्थ में बदल जाता है, जैसा कि हम इसे अपने घनत्वता में जानते हैं, जो कि हमारे सभी रासायनिक तत्वों में निश्चित अंतराल या कोणीय वेग की इकाइयों में कंपन्नता के घुमाव के कारण होता है। क्या ये सही है? तो कोणीय वेग का मतलब होता है कांपने की स्पीड। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब अनंत रचिता का दिल धड़का, उसमें कंपन पैदा हुई,
उस कंपन से प्रकाश पैदा हुआ, वो प्रकाश सघन होके पास में आया और एक पदार्थ के रूप में वो हमें दिखा। उस पदार्थ में भी एक रासायनिक तत्व छिपा है। हर किसी का रासायनिक तत्व अलग है ना, जैसे शुगर का अलग है, अगर मैं कहूँ तो ऑक्सीजन का अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग है, तो उसमें रासायनिक तत्व अलग अलग है ना, और उनका एक निश्चित अंतराल है, और उसमें एक कांपने की जो स्पीड है तरंगों की वो सब में अलग अलग है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन सब में ये जो इस तरह से जो है वो सब उस तरंगों की वजह से है, तो मतलब इनमें इकाइयों में जो कंपनता के घुमाव के कारण ही ये ऐसी है, तो क्या ये सही है? तो रॉ बोल रहे हैं बिल्कुल यह सही है। और वो आगे डॉन कहते हैं धन्यवाद, मैं सोच रहा हूँ कि रोटेशन का उत्प्रेरक यानी कि माध्यम क्या है, किस कारण से रोटेशन होता है, जिससे हम प्रकाश हमारे भौतिक या रासायनिक तत्वों में सघन हो जाता है। तो यहाँ पे डॉन पूछ रहे हैं कि जो रोटेशन होता है ना उसका वो क्यों होता है, उसका प्रेरणा स्रोत यानी कैटलिस्ट क्या है। तो यहाँ पे जो राह है वो कह रहे हैं कि फोकस के सक्षम कार्य पर विचार करना आवश्यक है। फोकस के सक्षम कार्य पे विचार करना जरूरी है, जिसे प्रेम के नाम से जाना जाता है। वही बार बार यहाँ पे अनंत रचिता के धड़कनों की बात आ रही है। वो उनका हृदय धड़का, उसमें प्रेम जागा, यानी उन्होंने उस पर ध्यान दिया, फोकस किया, और जब धड़कनों पे फोकस किया तो उनकी बुद्धिमानी ऊर्जा ने जो भी सोचा उससे ये पूरा जो ब्रह्मांड जगत ये निर्मित हुआ। तो यह ऊर्जा एक क्रमबद्ध प्रकृति की है, एक ऑर्डरली चली आ रही है। यह अधिक से कम के क्रम में संचयी तरीके से आदेश देता है, ताकि जब इसका ब्रह्मांड, जैसा कि आप इसे कह सकते हैं, पूर्ण हो, तो प्रत्येक विवरण के विकास का तरीका जीवित प्रकाश में स्वाभाविक होगा और इस प्रकार इस तरह से विकसित होगा। आपके स्वयं के ब्रह्मांड के प्रयोग के द्वारा से अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है, जिसे आप अपने वैज्ञानिक कहते हैं, और इसे समझा या विजुअलाइजेशन किया गया है, और इसे डीवी के द्वारा काफी सटीकता से समझा या विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ का एक ही मीनिंग निकल के आता है, और वो ये है कि जो एनर्जी है या जो ऊर्जा है वो क्रमबद्ध तरीके से जमी हुई है और ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होती है। हमने सबने साइंस पढ़ा है, साइंस में हमने एनर्जी का एक रूल पढ़ा है कि जो एनर्जी वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाके बैलेंस करती है हर चीज को। ठंड में हमको ठंड क्यों लगती है? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हमारी बॉडी से जो एनर्जी है वो ब्रह्मांड में जाके बैलेंस करना चाहती है, तो हमको ठंड लगती है। तो ये साइंस का एक जनरली रूल है कि एनर्जी हमेशा, ऊर्जा हमेशा ज्यादा से कम की तरफ बहती है। तो यहीं पे वो बता रहे हैं कि यह ऊर्जा का एक क्रमबद्ध प्रकृति है और वो ज्यादा से कम की तरफ क्यूमुलेटिव, इन्हें संचय, जैसे 1+1 2 हो जाएगा, फिर 2+1 3, 3+1 4, क्यूमुलेटिव हमने सबने मैथमेटिक्स पढ़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस प्लस होके बढ़ता है ना, ऐसे ही एनर्जी का भी रूल है, प्लस प्लस होके ये आगे बढ़ती है। तो आप चाहे इस ब्रह्मांड की बात कर लो या किसी ब्रह्मांड की बात कर लो, ये सब कुछ अनंत रचयिता की दिल की धड़कने और उसके प्रेम के फोकस और उसके सोचने का ही परिणाम है। इस पैराग्राफ में बस इतना ही बताया गया है। आगे चलते हैं। डॉन ये कह रहे हैं कि व्यक्तिकरण या चेतना का व्यक्तिकृत भाग कब अस्तित्व में आता है, यह व्यक्तिकरण कैसे होता है, और वैयक्तिक चेतना किस बिंदु पर मूल प्रकाश पर काम करती है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तिकरण मतलब इंडिविजुअलाइजेशन या फिर इंडिविजुअलाइज्ड। वो ये कहना चाह रहे हैं कि तरंगे कब एक साथ आती है और कब अलग हो जाती है, तो इसको हम कैसे, ये कैसे काम करती है। तो रा बोल रहे हैं कि अभी आप अभी रचना के क्षेत्र में सावधानी पूर्वक ही रहिए। इस प्रक्रिया में हम आपको यह बताते हुए और भ्रमित कर सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा फ्री विल अनंत बुद्धिमानिता की ठहरी ठहरी हुई ऊर्जा पर फोकस होकर बुद्धिमान ऊर्जा बनने के लिए कार्य करता है, वह उस स्थान या समय के बिना होता है जिसके बारे में आप इतने जागरूक हैं, क्योंकि यह आपकी निरंतरता का अनुभव है। तो यहाँ पे राय ये कह रहे हैं कि देखिए आप इतना मत क्वेश्चन पूछिए और इतना उसकी गहराई में मत जाइए, क्योंकि अगर हमने आपको बता दिया ना, बहुत
सारी इंफॉर्मेशन, तो हो सकता है आप भ्रमित हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाए। तो आप इतना ये आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक इन चीजों को ऑर्डरली समझते चलिए। आप एकदम से एक चीज जान के पांचवी चीज पे जंप मत लगाइए, आप इसको धीरे धीरे समझते हुए चलिए। तो वो यहाँ पे फिर उन्होंने वही बोला कि देखो भैया, ये अनंत, एक तो ये फ्री विल पे काम कर रहा है पूरा ब्रह्मांड, जो एक एक का जो कानून है वो भी पूरा फ्री विल पे काम कर रहा है। और वो यहाँ ये भी कह रहे हैं कि जो अनंत बुद्धिमानिता है ना, या जो अनंत रचयिता है ना, वो जो ठहरी हुई ऊर्जा है ना, हमने दो टाइप की एनर्जी की बात की थी यहाँ पे, काइनेटिक और स्टैटिक। तो जो स्टैटिक ऊर्जा है, जो ठहरी हुई ऊर्जा है ना, उस पर जब वो फोकस हुए, तो जो उनकी बुद्धिमानी ऊर्जा थी, वही स्टैटिक ऊर्जा, उसने रचना करना फिर शुरू किया। और ये समय और स्थान के बिना हुआ, और इसके बारे में हम इतने जागरूक हैं। तो ये हमारे निरंतरता का ही अनुभव है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी में इसको जान रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि स्थान या समय का अनुभव या अस्तित्व लोगोस या प्रेम की व्यक्तिगत प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अस्तित्व में आता है। और भौतिक ब्रह्मांड, जैसा कि आप इसे कहते हैं, एक सीमा तक बाहर की ओर बढ़ने के दौरान एकत्रित या अंदर की ओर आकर्षित होना शुरू होता है, जिसे आप अपना सूरज कहते हैं। उसने अपनी बारी में कालातीत अराजकता पैदा की है, जिसे आप ग्रह कहते हैं। बुद्धिमान ऊर्जा की ये भंवर एक बड़ी मात्रा में खर्च होती है, जिसे आप कालातीत अवस्था में पहली घनत्वता कहते हैं। स्थान और समय की एहसास इस अस्तित्व की घनत्वता के सीखने और सिखाने में एक होने के नाते से है। इस प्रकार हमें समय और स्थान के संबंध में आपके प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई होती है, जिसे आप मूल रचना कहेंगे, जो स्थान या समय का हिस्सा नहीं है, जैसा कि आप इसे समझ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे इस पैराग्राफ में सिर्फ एक चीज जो निकल के आई है वो ये है कि अनंत रचिता ने क्या करा, अपनी सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा किया और एक सेंट्रल सन बना दिया। उस सेंट्रल सन से जब, अब वो सेंट्रल सन बन गया ना, तो उस सेंट्रल सन से और उसकी सोच बढ़ती गई, और बहुत सारे जो सेंट्रल सन के जैसे ही सूर्य जो थे वो पैदा हुए। अब जो एक, जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल सन है, यहाँ से बहुत सारे सूर्य इस तरह से ऐसे फेंक दिए या समझिए बिखेर दिए। अब मान लीजिए ये वाला जो सूर्य है, इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ तो इसके बहुत सारे जो टुकड़े थे वो ब्रह्मांड में फैल गए। तो जैसा यहाँ पे बोला ना कि व्यक्तिगत प्रक्रिया पूरी होने के बाद अस्तित्व में आता है, और ये एक सीमा तक बाहर की ओर बढ़ने के दौरान अंदर आकर्षित होता है। अब ये फूटा, इसने सारी चीजों को बिखेर दिया, तो ये सूर्य बीच में आ गया, और हमारे जो ये जो कण फैले हैं ना, ये ग्रह है। तो जो हमारा सौर मंडल है वो भी ऐसे ही बना है। तो जब यहाँ पे विस्फोट हुआ तो सारे इसके टुकड़े बाहर फैल गए, और हम और हमारा जितने भी ग्रह हैं हमारे, वो सारे इसमें आ गए। और वो, अब वो सूर्य की परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं, क्यों वो कहीं और ब्रह्मांड में नहीं चले जाते, क्योंकि सूर्य ने इन सबको अपने प्यार की जो एक धागा है उससे बांधे रखा है, तो वो उसी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रेम की तरंग से इसको बांध रखा है, तो वो उसी के चारों, ऐसे ही सेंट्रल सन के चारों ओर बहुत सारे हैं। तो यहाँ बस वो यही बता रहा है कि इस तरह से ये समय, अब जब ये पहली बार हुआ होगा तो वो पहली घनत्वता हो गई, और वो समय और स्थान से परे थी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना समय और स्थान के बारे में, इनका जवाब देने में हमको जरा कठिनाई महसूस होती है। आप इसको मूल रचना बोल सकते हैं, और यह उस समय और स्थान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, जैसा कि आप इसको समझ सकते हैं। जैसे भी आप इसको समझ लें ये वैसे है। तो सेंट्रल सन है, इससे बहुत सारी चीजें निकली, उन्होंने विस्फोट हुआ, उनके अपने ये बन गए, ग्रह निकल आए, और उन्होंने वो उसकी परिक्रमा चालू कर दिया, तो वो एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बन गया। आगे डॉन बोलते हैं, धन्यवाद। क्या चेतना की एक इकाई, चेतना की एक व्यक्तिगत इकाई रचना की एक इकाई बनाती है? मैं एक उदाहरण दूंगा। क्या एक व्यक्तिगत चेतना तारों की एक आकाश गंगा का निर्माण कर सकती है? उस तरह की आकाश गंगा जिसमें कई लाखों तारे होते हैं, ऐसा क्या ऐसा होता है? तो ये डॉन पूछ रहे हैं कि ठीक है, एक बात बताइए, चेतना की, जैसे अनंत रचिता मान लीजिए ये है, तो इसकी कोई एक इकाई, ये पूरी अनंत रचिता है, इसकी कोई एक इकाई अगर सोचे व्यक्तिगत तौर पे, तो क्या ये आकाश गंगा का निर्माण कर सकती है क्या?
तो यहाँ पे रा बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, संभावनाएं तो भैया अनंत है। इस प्रकार एक लोगोस वह बना सकता है जिसे आप स्टार सिस्टम कहते हैं, या यह ऐसे लोगोस भी हो सकते हैं जिसमें अरबों स्टार सिस्टम हो सकते हैं। यह आकाश गंगा शब्द में कंफ्यूजन के कारण है, क्योंकि कई अलग अलग लोगोस की इकाइयां या रचनाएं हैं और हम सभी के लिए आकाश गंगा शब्द का उपयोग करते हैं। देखो, मैंने कहा था लोगोस क्या है, लोगोस है सेंट्रल सन। अनंत रचिता ने क्या किया, सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा किया और एक सेंट्रल सन बना दिया। अब यहाँ से सेंट्रल सन से जब चीजें निकल रही है ना, मान लीजिए यहाँ से एक ये निकला, इसमें विस्फोट हुआ और इसने अपनी एक क्रिएशन रच लिया, एक सूर्य बन गया, उसके 7 8 9 ग्रह बना लिए, किसी ने 36 बना लिए, किसी ने कितने बना लिए। तो ये एक ग्रह और उसके एक सूर्य और उसके ग्रह, ये बन गया आपका एक स्टार सिस्टम। अब ये इसकी अपनी एक गैलेक्सी है और ऐसी ब्रह्मांड में कई गैलेक्सीज हैं, कई आकाश गंगाएं हैं। तो यहाँ पे रा ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा अनंत संभावना वाली बात है, क्योंकि आकाश गंगा का जो हम शब्द का जो यूज कर रहे हैं, वो हम ये कह रहे हैं कि भैया ये एक आकाश गंगा है, इसमें असंख्य सूर्य है, असंख्य सूर्य का अपना एक सोलर सिस्टम है और उसमें हमारी पृथ्वी भी एक है। तो आप आकाश गंगा इस वे में ले रहे हो, तो आकाश गंगा शब्द का जो आप यूज कर रहे हो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मुझे ये बताइए, 9:35 हो गए, हम कंटिन्यू करें या आगे कल करें? नेक्स्ट सेशन पे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये काफी बड़ा है, तो ये सेशन काफी लंबा होने जा रहा है, तो जी हम नेक्स्ट सेशन पे ले जाते हैं इसे। यस, हम इसे यहीं पर आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे का जो सेशन है हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.